ओम शांति। तो परमात्मा ने आकर हमें कुछ गहरे रहस्य बताए, जिनमें से 4 मुख्य बातें, 3 हमने समझी। आत्मा की पूर्ण जानकारी, दूसरी परमात्मा की पूर्ण जानकारी, तीसरी समय की पूर्ण जानकारी और चौथा कर्मों की गुह गति की जानकारी, अर्थात कर्म फिलॉसफी, कर्म सिद्धांत। क्योंकि अब तक हम सभी को ये भी क्लियर नहीं था कि हमारे कर्म कैसे काम करते हैं या हमारा जीवन कैसे चलता है। जीवन में प्राप्त हो रही जो भी सुख के साधन है या सफलता है या जीवन में किसी भी प्रकार का दुख है, बीमारियां हैं, संबंधों की प्रॉब्लम्स हैं, बार बार हार का अनुभव करना है, जीवन की हर परिस्थिति हमारे कर्म पे ही डिपेंडेंट है। आधार कर्म है। जो कि हमारे पास्ट लाइफ के कर्म है और इसका साइंटिफिक प्रूफ भी हमने समझा कि कैसे एक बच्चे का जन्म होता है और हम लोग जन्म पत्रिका बनाते हैं और उसी जन्म पत्रिका में उसका पूरा जीवन डिसाइड हो जाता है। अर्थात सोल पास्ट जन्म से कर्म जो लेके आई है उसी के अनुसार उसे इस जन्म में सुख या दुख प्राप्त होता है, हानि या लाभ प्राप्त होता है, सफलता प्राप्त होती है। हमने सुना है जैसा कर्म वैसा फल। हम जैसा करेंगे वैसा ही हमें प्राप्त होगा। लेकिन हमने इसे बहुत मोटे तौर पे समझा, अर्थात हमें लगा कि हम अपनी कर्मेंद्रियों द्वारा किसी का बुरा करेंगे या कुछ गलत करेंगे तो हमारे साथ बुरा होगा। लेकिन परमात्मा ने आकर हमें ये सूक्ष्म ज्ञान दिया कि जैसे संकल्प, विचार, थॉट, वैसा हमारा जीवन। अर्थात कर्म डिपेंड करते हैं थॉट्स पर, विचारों पर। साइंटिफिक रीति से समझे तो हमारा हर संकल्प इस संसार की हर आत्मा को टच करता है, प्रकृति के 5 तत्वों को टच करता है, एक वायुमंडल बनाता है, एक एनवायरनमेंट बनाता है और हमारे हर संकल्प का प्रभाव इस संपूर्ण ब्रह्मांड पर पड़ता है। हमारा नेगेटिव संकल्प इस यूनिवर्स में नेगेटिव एनर्जी को क्रिएट करता है, पॉजिटिव संकल्प पॉजिटिव संभावनाएं क्रिएट करता है। इसलिए इस पूरे यूनिवर्स के लिए हर व्यक्ति जिम्मेदार है, क्योंकि ब्रेन एक दूसरे का ईथर से जुड़ा हुआ है, जो हमने कल के चैप्टर में समझा। तो मायने रखता है हमारा हर थॉट। इसीलिए परमात्मा हमें कहते हैं सोच कर भी सोचो, अर्थात आपका हर संकल्प जो आप सोच रहे हो उसे भी आपको समझ के सोचना है। जैसे ही संकल्प क्रिएट करा वो एनवायरनमेंट में चला गया, जो हमने कल समझा कि एक एक संकल्प किस प्रकार से व्हाइट होल, ब्लैक होल, सूर्य और फिर परमात्मा तक जाता है और इस पूरे संसार में रिकॉर्ड होता है। सेकंड आता है सोचने के बाद हमारे शब्द, बोलना। हम अपनी बोलचाल में नेगेटिव भाषा यूज कर रहे हैं या पॉजिटिव,
हमारे शब्द काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार से भरे हुए हैं या प्रेम से, करुणा से, शांति से भरे हुए शब्द हैं, क्योंकि ये सारे शब्द ध्वनि के रूप में इस ईथर में रिकॉर्डेड हो रहे हैं और हमारा जीवन हमारे हर संकल्प के आधार पर चल रहा है। जो हम सोच रहे हैं वही हमारा जीवन है। तो हमारे जीवन को परिवर्तित करने के लिए, हमारे जीवन में सर्व प्राप्ति अनुभव करने के लिए, दुख को सुख में परिवर्तित करने के लिए सबसे पहले हमें अपने विचारों पर ध्यान देना होगा। माना काम हमें अपने विचारों पर करना होगा, जिसके लिए सबसे अच्छी थेरेपी राजयोग मेडिटेशन है। क्योंकि राजयोग मेडिटेशन में जो नियम परमात्मा द्वारा बताए हुए हैं और जो ज्ञान परमात्मा द्वारा दिया जाता है, जिसे हम मुरली कहते हैं, जो स्वयं परमात्मा आकर दे रहे हैं, उससे अच्छा पॉजिटिव ज्ञान या उसमें जो पॉजिटिविटी है वो इस संसार की और किसी ज्ञान में नहीं है, क्योंकि वो स्वयं निराकार आकर दे रहा है। जिससे हमारा एक एक संकल्प क्रिएट होता है और कर्म की गुह गति को समझे तो हमारे पास्ट कर्म 3 जगहों पर एकत्रित होते हैं। सबसे पहले आत्मा के भीतर, माना हम सोल के भीतर लेयर्स के रूप में, जो हमने फर्स्ट चैप्टर में समझा कि एक सोल के अंदर कितने एनर्जी पॉइंट्स हैं। तो जब हमारे एनर्जी पॉइंट्स के ऊपर लेयर्स चढ़ने लगती है पाप कर्मों की, जो कि हम संकल्प द्वारा क्रिएट करते हैं, तो वो एनर्जी पॉइंट्स की एनर्जी कम हो जाती है, क्योंकि हम परमात्मा से कनेक्ट नहीं हो रहे हैं। इसलिए कर्म उनके ऊपर ओवरलेप हो जाते हैं, लेयर्स चढ़ जाती है और उसी के आधार से जो गुण और शक्तियां हैं वो खत्म होने लगती हैं, मर्ज होने लगती हैं। तीसरा, सूक्ष्म शरीर, जो हमने सेकंड चैप्टर में समझा। सूक्ष्म शरीर के जो 7 चक्र होते हैं, मुख्य 7 चक्र, उनके ऊपर भी हमारे संचित कर्म होते हैं। आत्मा में कर्म होते हैं और उसकी सेकंड स्टेप, जब वो कर्म फ्लो होने लगते हैं तो सबसे पहले हमारे सेटल बॉडी में 7 चक्रों पर एकत्रित होते हैं। ये सेकंड स्टेप है। इसमें हमारे 7 चक्रों की एनर्जी को वो ब्लॉक कर देते हैं, क्योंकि हर चक्र से हर कर्म जुड़ा हुआ है और हर तरह की प्राप्ति, ग्रह, तत्व, सब कुछ ब्रह्मांड जुड़ा हुआ है। तो सेकंड स्टेप में वो कर्म हमारे सूक्ष्म शरीर के चक्रों को ब्लॉक करने लगते हैं। थर्ड स्टेज या थर्ड स्वरूप, जहां हमारे कर्म थर्ड स्टेज में आते हैं, वो है वायुमंडल, इन्वायरमेंट, जिसे हमने कल समझा ईथर के रूप में। इस संपूर्ण ब्रह्मांड में हमारे कर्म रिकॉर्डेड हो जाते हैं और ये सब कुछ आत्मा की शक्ति कम होने पर, संकल्प नेगेटिव चलाने पर हमारे जीवन में समय प्रति समय प्रत्यक्ष होते रहते हैं। ब्रेन की बीमारियों के रूप में, चक्र से पूरी तरह से हमारा फिजिकल बॉडी जुड़ी हुई है उसके रूप में, और जब ये इन्वायरमेंट में मिक्स हो जाते हैं थर्ड स्टेज पे, माना ईथर में चले जाते हैं, रिकॉर्डेड हो जाते हैं, तो हमारे संकल्पों के द्वारा समय, स्थान, सब कुछ गुह रहस्यों के द्वारा मिक्स होकर वो समय प्रति समय परिस्थितियों के रूप में, समस्याओं के रूप में, असफलता के रूप में हमारे सामने प्रकट होते हैं, जिसे हम बाह्य परिस्थिति कह सकते हैं। तो ये 3 प्रकार से हमारे जीवन में
हमारे कर्म रिकॉर्डेड होते हैं और तीनों ही प्रकार से जीवन में समस्याएं आती हैं। राजयोग मेडिटेशन में हम सबसे पहले सोल टू सोल अर्थात सोल कॉन्शियस स्थिति में स्थित होकर उस परमात्मा से अपनी सोल को क्लीन करते हैं। मानो सोल में जितने भी कर्म हैं उन्हें ज्वाला रूप तपस्या द्वारा बीज रूप स्थिति में खत्म करते हैं। यह स्टेज सबसे हायर स्टेज है। जो लंबे समय से योग का अभ्यास करते हैं वो ही इस स्टेज पर स्थित रह सकते हैं। और सेकंड स्टेज, हम परमात्मा की एनर्जी से अपने सूक्ष्म शरीर के सातों चक्रों को क्लीन करते हैं, जिससे हमारी बीमारियां खत्म होने लगती है, कुंडलिनी शक्ति जागृत होने लगती है। उसमें मेहनत नहीं करनी पड़ती और शरीर की बीमारियां ठीक होने लगती हैं। थर्ड स्टेज, हम इस यूनिवर्स में अपने पॉजिटिव संकल्पों को फ्लो करते हैं और ईथर से अपने पुण्य कर्मों को खींचते हैं, क्योंकि ईथर में हमारे जिस प्रकार आत्मा के अंदर और सूक्ष्म शरीर के अंदर और ईथर के अंदर वायुमंडल में पाप और पुण्य दोनों हैं, क्योंकि हर आत्मा पाप भी करती है पुण्य भी करती है, लेकिन डिपेंडेंट है कि किसके ज्यादा पाप है किसके ज्यादा पुण्य है। ये हर आत्मा के अपने ऊपर डिपेंड है। तो हम अपने ही संकल्पों के द्वारा ईथर से वो पाप कर्म खींचते हैं और जीवन में समस्याएं प्रकट होने लगती हैं। तो जब हम मेडिटेशन करते हैं तो हमसे निकल रही तरंगे, वेव, ओरा जो रेडिएट होने लगता है, उससे हमारे बाह्य जो ईथर में हमारे कर्म है, पाप कर्म है, नेगेटिव कर्मास है, वो डिलीट होने लगते हैं। तो इस प्रकार राजयोग तीनों प्रकार से हमें संपूर्ण शुद्ध और पवित्र करता है। और कुछ लंबे समय तक अभ्यास के बाद, गहरे योग के प्रयोग के बाद, अनुभव के बाद हमारे जीवन में संपूर्ण सुख, निरोगिता और निर्विघ्नता आने लगती है। क्योंकि हम राजयोग में न किसी तत्वों से अपने आप को हील करते हैं, न वायुमंडल से। राजयोग एकमात्र ऐसी विधि है जिसमें हम सुप्रीम सोल से अपने को हील करते हैं। बाकी सभी योगों में या तो तत्वों की हीलिंग लेते हैं या एंजल्स की हीलिंग लेते हैं, लेकिन राजयोग में हम डायरेक्ट परमात्मा से कनेक्ट करते हैं। मानो परमात्मा और हमारे बीच कोई भी नहीं होता है, ना कोई देवी देवता, ना कोई मैसेंजर, ना कोई गुरु, ना कोई तत्व, कोई नहीं, डायरेक्ट परमात्मा और मैं आत्मा। तो इसमें हमारे कर्म बल्क में खत्म होते हैं, मतलब बहुत तीव्र गति से खत्म होते हैं जब हम डायरेक्ट सोल टू सोल योग मेडिटेशन करते हैं। अब हम राजयोग के कुछ नियम को समझेंगे और प्राप्ति को समझेंगे। राजयोग से हमारी पांचों इंद्रियों पर हमारा कंट्रोल हो जाता है। आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, जब एक लंबे समय से हम राजयोग की प्रैक्टिस करते हैं तो हमारी पांचों की कर्मेंद्रियां अर्थात आंखें, मुंह, नाक, कान और हाथों से किए हुए कर्म, ये पांच मुख्य कर्मेंद्रियां, इन सब पर हमारा कंट्रोल हो जाता है। माना मुझे मेरी चॉइस के अनुसार क्या खाना है, क्या देखना है, क्या सुनना है और किस प्रकार से इस संसार को की सुगंध या दुर्गंध को अनुभव करना है और किस प्रकार से अपनी बॉडी के द्वारा कर्म करना है, कौन सा कर्म करना है, वो सारा कंट्रोल हमें अपने ऊपर आ जाता है। माना इस समय इंद्रियों का कंट्रोल आत्मा पर रहता है, लेकिन राजयोग में मेडिटेशन करने के बाद आत्मा का कंट्रोल इंद्रियों पर हो जाता है। माना मैं अभी अगर संकल्प करती हूँ किसी भी प्रकार का,
तो मुझे लगता है कि किसी भी प्रकार से अगर मुझे परिस्थिति आती है तो स्वतः ही गुस्सा आता है, मैं कंट्रोल नहीं कर पाती, क्योंकि इंद्रिय आत्मा पे कंट्रोल करे हुए है, आत्मा पर इंद्रिय का कंट्रोल है। इसलिए आपको अनुभव होता है कि गुस्सा कंट्रोल ही नहीं होता, लेकिन राजयोग की विधि से इंद्रिय पर कंट्रोल होता है आत्मा का। माना आत्मा अवेयर रहती है, और आत्मा जब अवेयर रहती है तो इंद्रिया किस प्रकार से कार्य करेगी वो उसके बस में होता है, उसकी कंट्रोलिंग पावर होती है। तो सारी चीजें हमारे मन पर डिपेंड करती है। कई बार हम सोचते हैं, हम जल्दी उठना चाहते हैं लेकिन उठ नहीं पाते, हम अच्छा खाना चाहते हैं, हेल्दी फूड खाना चाहते हैं, लेकिन फिर भी जीवान या मुख के टेस्ट के कारण हम गलत चीजें खाते हैं। हमें पता है कि हर चीज हमें नुकसान करेगी, हम अच्छी चीजें सुनना चाहते हैं, अच्छा देखना चाहते हैं, क्योंकि आंखों के द्वारा और सुनने के द्वारा हम जो कंज्यूम कर रहे हैं वही हमारे ब्रेन में छप रहा है, सबकॉन्शियस माइंड की प्रोग्रामिंग हो रही है और वही हमारा जीवन बन रहा है। लेकिन फिर भी हमें अपने ऊपर कंट्रोल नहीं होता। हम न्यूज के माध्यम से या कितनी सारी आजकल नेट में चीजें होती हैं, उनके माध्यम से अपने जीवन में क्या कंज्यूम कर रहे हैं, क्या देख रहे हैं, क्योंकि कंट्रोल ही नहीं है। लेकिन जब हम राजयोग करते हैं तो हमारा स्वयं पे कंट्रोल होने लगता है और हमारा जीवन सात्विक हो जाता है, सुंदर हो जाता है और सर्व प्राप्तियों से संपन्न हो जाता है। इंद्रियों के काबू को हम एक साइंटिफिक रीति से भी समझेंगे। आजकल सभी ने सुना होगा, अगर नहीं सुना होगा तो हम नेक्स्ट चैप्टर में इसको डिटेल में क्लियर करेंगे। अभी हम शॉर्ट में बताते हैं। एक माइंड की एनएलपी थेरेपी होती है जिसमें न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग होती है, माना न्यूरॉन्स के द्वारा न्यूरॉन्स के पैटर्न को चेंज किया जाता है। कुछ टेक्निक्स होती हैं। ये थेरेपी अभी निकली है कुछ ही समय पहले, लेकिन पिछले 100 वर्षों से राजयोग में यही थेरेपी यूज की जाती है और ये थेरेपी परमात्मा द्वारा बताई गई है। राजयोग की कई विधियां हैं, करोड़ों विधियां हैं, क्योंकि हर समस्या पे हर प्रकार से विधि होती है कि कैसे हर समस्या पर योग के प्रयोग होते हैं। जो शक्ति हम परमात्मा से लेते हैं वो कैसे हर समस्या में फ्लो करके उसमें सफलता प्राप्त कर सकते हैं, समस्या या विघ्न को खत्म कर सकते हैं, बीमारियों को खत्म कर सकते हैं, क्योंकि ब्रेन में अनंत शक्तियां हैं। अगर ब्रेन जागृत हो जाता है तो वो स्वयं बीमारियों को खत्म करने लगता है। हमारा ब्रेन इतना पावरफुल है कि किसी भी अंग को वापस बना सकता है केवल विचारों के द्वारा। इतनी शक्ति ब्रेन के भीतर है। तो ब्रेन जब चार्ज हो जाता है तो मेडिटेशन के द्वारा किसी भी बड़ी से बड़ी बीमारी को खत्म किया जा सकता है। माना कुछ भी असंभव नहीं रहता। तो ये सारा जो प्रोग्रामिंग होता है वो सबकॉन्शियस माइंड का, लेकिन न्यूरॉन्स के द्वारा, इसी को एनएलपी कहते हैं। इसमें ब्रेन को यूज किया जाता है। कई विधियां हैं, कई टेक्निक्स हैं, लेकिन ये सारी टेक्निक्स राजयोग में हम कई 100 वर्षों से यूज कर रहे हैं। माना जब से परमात्मा इस धरती पर आए हैं तब से उन्होंने हमें सारी चीजें बताई हुई है और हर राजयोगी उसे यूज करता है। बट डिपेंड करता है कि वो कितने योग में जाता है गहरे, और कितनी साधना या कितने सात्विक रूप से अपने जीवन को चलाता है। तो राजयोग की जो विधियां हैं वो एक्चुअली एनएलपी की थेरेपी ही है। तो ये हमने साइंटिफिक रीति से समझा। अमेरिका में एक बड़े हीलर्स से हमारे वरिष्ठ राजयोगी का मिलना हुआ, वो घटना एक बता रहे हैं। उन्होंने उनके ऑरे को चेक करा, क्योंकि आजकल 7 चक्रास और ऑरे को देखने के लिए मशीनें आ चुकी हैं। वैज्ञानिकों ने उनकी इजाद कर लिया है, लेकिन सोल को कोई नहीं देख पा रहा और सोल को देख भी नहीं सकता, क्योंकि वो बहुत सूक्ष्म है और शक्ति है। लेकिन हाँ, उसका अनुभव कर सकते हैं। और वैज्ञानिकों ने भी ये मान लिया है कि हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी ग्लैंड के बीच कोई शक्ति है जो ब्रेन को चलाती है और ब्रेन से पूरी बॉडी कंट्रोल होती है। तो उन्होंने
हमारे वरिष्ठ भाई ब्रजमोहन भाई जिनका नाम है, उनके ऑरे को चेक करा तो उन्होंने पाया कि संसार में जितनी भी योग की या मेडिटेशंस की संस्थाएं हैं, उन्होंने हर संस्था से एक एक व्यक्ति को बुलाया और रिसर्च के दौरान उन्होंने पाया कि सबसे ज्यादा पॉजिटिव और पावरफुल ऑरा एक राजयोगी का होता है। और उसका रीजन हमने बताया कि राजयोग में हम डायरेक्ट परमात्मा से कनेक्ट होते हैं और परमात्मा ही द्वारा बताई हुई विधियों से मेडिटेशन करते हैं। तीसरा, एक अमेरिका में और बहुत बड़े वैज्ञानिकों की रिसर्च हुई ब्रेन पर। उन्होंने ब्रेन को कई मशीनों के द्वारा वेव्स उसकी चेक करी, जो हमारे ब्रेन की वेव्स होती हैं। तो अगर आप सभी जानते हो तो हमारी दादी जानकी जो स्वच्छता अभियान की ब्रांड एम्बेसडर भी रह चुकी हैं। प्रधानमंत्री ने खुद उन्हें नियुक्त करा था, लेकिन अभी उन्होंने शरीर छोड़ दिया है। उनके ब्रेन को चेक किया गया और सभी आश्चर्य में पड़ गए कि सबसे ज्यादा पीस में उनका ब्रेन, उनके बिल्कुल थॉट जैसे न के बराबर थे जब 1 घंटे उनके ब्रेन को चेक किया गया। तो एक राजयोगी की कई ऐसी उपलब्धियां हैं। हमारे राजयोग मेडिटेशन में कई समर्पित भाई बहन हैं जो हर प्रकार की फील्ड में हैं। वैज्ञानिक भी हैं, डॉक्टर्स भी हैं, इंजीनियर्स भी हैं, हर प्रकार की फील्ड में है और अपनी अपनी फील्ड में उन्होंने बहुत कुछ अचीव किया है। कई गोल्ड मेडलिस्ट जीते हैं कई प्रकार की प्रतियोगिता में, यहाँ तक कि कई राजयोगियों को फॉरेन्स में अमेरिका से कई संस्थाओं से, फॉरेन्स की संस्थाओं से कई प्रकार से सम्मानित किया गया है। तो ये सारा ब्रेन का पावर है जो राजयोग से हमें प्राप्त होता है। अभी राजयोग में हमारे परमात्मा द्वारा 4 स्तंभ बताए हुए हैं। माने जब हम राजयोग शुरू करते हैं तो हमें 4 बातों का ध्यान रखना पड़ता है और उन्हें हम साइंटिफिक रीति से भी समझेंगे। राजयोग के 4 स्तंभ है: शुद्ध अन्न, सात्विक अन्न, सत्संग। मन जैसा संग वैसा रंग, जैसा अन्न वैसा मन। और सद्गुणों की धारणा, अर्थात परमात्मा जो हमें ज्ञान दे रहे हैं उसे अपने जीवन में धारण करना। और प्यूरिटी, पवित्र जीवन। ये चारों ही स्तंभ साइंटिफिक रीति से भी सिद्ध किए हुए हैं। अन्न, जो हम भोजन खाते हैं उसका प्रभाव सीधा हमारे मन पर पड़ता है। कुछ दिनों पहले ग्रुप में हमने एक पिक्चर सेंड करी थी। चीन के एक वैज्ञानिक ने जल के मॉलिक्यूल्स को चेक किया, मतलब पानी को एनर्जी देकर पहले पॉजिटिव थॉट दिए और एक ग्लास में नेगेटिव थॉट दिए। तो दोनों के जो जल में उन्होंने सूक्ष्म देखा कि एक में बहुत सुंदर फ्लावर्स की डिजाइन्स बनी जिसमें पॉजिटिव थॉट दिए थे, और जिसमें नेगेटिव दिए थे उसमें बहुत गंदी डिजाइन्स बनी। अर्थात जल, पानी हमारे थॉट को रिसीव करता है और कई राजयोगी इसका अभ्यास करके कई बीमारियों को भी ठीक करते हैं। ऐसे ही भोजन में भी एनर्जी होती है और वो उसी का प्रभाव हमारे मन पर पड़ता है। इसलिए परमात्मा कहते हैं कि आपको सात्विक अन्न, अगर आप राजयोग शुरू करते हो तो आपका अन्न पूर्ण सात्विक होना चाहिए। दूसरा, सत्संग, जैसा संग वैसा रंग। इसका अर्थ है हमारा एनवायरनमेंट, हमारा आसपास के लोग, हमारी बातचीत, हम क्या कंज्यूम कर रहे हैं अपनी आंखों के द्वारा, अपने कानों के द्वारा, जो हमारे सबकॉन्शियस माइंड की प्रोग्रामिंग कर रहा है, उस पर विशेष ध्यान दिया जाता है। एक राजयोगी बाकी सभी चीजों से बचता है जो नेगेटिव हो, अर्थात सत्संग माना अच्छे विचारों का संग। तीसरा, सद्गुणों की धारणा। वैज्ञानिकों के अनुसार आप जितना पॉजिटिव चीजों को पढ़ोगे उतना आपका ब्रेन चार्ज होगा, पावरफुल होगा। तो यहाँ भी सबसे पॉजिटिव, जैसा कि हमने बताया, परमात्मा का ज्ञान इस संसार की सबसे पॉजिटिव चीजें जिसे हम कंज्यूम करके अपने ब्रेन को 100% चार्ज कर सकते हैं। चौथा, प्यूरिटी।
जीवन में संपूर्ण प्रकार की प्यूरिटी, पवित्रता का ध्यान रखना, क्योंकि प्यूरिटी का ऑरा ही हर प्रकार की सक्सेस को अचीव करवाता है। अभी ये सारी विधियां एक वैज्ञानिक के रूप से भी सिद्ध की हुई है। हाल ही में एक शोध हुई है, जो मेडिटेशन करते हैं और जिनका जो एक ही विशेष प्रकार का सात्विक अन्न लेते हैं या कोई बाहरी दूषित कंटेंट को अपने भीतर ग्रहण नहीं करते, जो बहुत अच्छी पॉजिटिव पुस्तकों को कंटिन्यू पढ़ते हैं और जिनके जीवन में प्यूरिटी है, उनका ब्रेन, और साथ में जो ब्रीदिंग करते हैं, ओम ध्वनि करते हैं, जो हमारे राजयोग में हमें सिखाई जाती है, उनका ब्रेन बाकी आम लोगों के ब्रेन से बहुत पावरफुल होता है। अर्थात उनके ब्रेन में अल्फा, बीटा, डेल्टा और गामा चारों वेव्स ठीक रीति से कार्य करती है। एक परफेक्ट ब्रेन होता है, माना उनका ब्रेन 100% काम कर सकता है। IQ, EQ लेवल भी बहुत पावरफुल होता है। एक अच्छे राजयोगी का 100% ब्रेन काम करता है और ब्रेन से ही सब कुछ जुड़ा हुआ है। ब्रेन से हमारा पूरा शरीर जुड़ा हुआ है, जो कि NLP में बताया जाता है, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्राम। राजयोग जब हम करते हैं तो विशेष योग के दौरान हमें सबकॉन्शियस माइंड का यूज करना होता है और सबकॉन्शियस माइंड के कुछ नियम है, माना सबकॉन्शियस माइंड की प्रोग्रामिंग के कुछ नियम है। सबकॉन्शियस माइंड एक ऐसी शक्ति है जिसकी प्रोग्रामिंग के द्वारा आप जो चाहो वो प्राप्त कर सकते हो, लेकिन वो हमारी भाषा नहीं समझता, वो चित्रों की भाषा समझता है और फीलिंग को समझता है। मतलब विजुअलाइजेशन की भाषा समझता है। जो हम उसे चित्र दिखाएंगे उसे सही और गलत का पता नहीं होता है। जो हम पिक्चर उसे दिखा रहे हैं, जो उसे फील करवा रहे हैं, वो पूरे ब्रह्मांड से उसी चीज को अचीव करने में लग जाता है। अर्थात ईथर के द्वारा वो ब्रेन जुड़ा हुआ था है ब्रह्मांड से, जो हमने कल समझा। तो वो चीज हमारी लाइफ में वो 100% अचीव कराने में अपनी पूरा योगदान देता है, पूरी शक्ति लगा देता है, जो हम उसे दिखाते हैं। साथ में हम जब अफर्मेशंस देते हैं तो वो संपूर्ण पॉजिटिव, अर्थात उसमें न शब्द का यूज नहीं किया जाता है, क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड न को नहीं समझता। जैसे कि सपोज उदाहरण के लिए हमने अपने बीमारी के लिए प्रोग्रामिंग किया मेडिटेशन में कि मुझे कोई भी बीमारी हो सकती है, कि मुझे ये बीमारी नहीं है ना। जैसे शुगर, मान लो मुझे शुगर नहीं है, ये एक पॉजिटिव अफर्मेशंस है, हम अपने सबकॉन्शियस माइंड में डालना चाहते हैं, लेकिन वो नहीं समझता, मतलब न की भाषा वो नहीं समझता है। तो वो क्या समझता है, वो क्या अपने अंदर रिसीव कर रहा है, मुझे शुगर है, तो वो आपकी शुगर को बढ़ाने में पूरा योगदान देने लगेगा। तो इसलिए हमें सोच समझकर अफर्मेशन देना पड़ता है, प्रोग्रामिंग करनी पड़ती है। तो प्रेजेंट में और पॉजिटिव प्रोग्रामिंग, प्रेजेंट में अर्थात जो आप अचीव करना चाहते हो उसे आपको फील करना है, उसे अनुभव करना है कि वो चीज आपकी लाइफ में आ चुकी है। ये दृश्य, ये खुशी, ये अनुभव सबकॉन्शियस माइंड को बताना है, उसे अनुभव कराना है। माना सबकॉन्शियस माइंड का कार्य अब सिर्फ वही रहेगा कि ये चीज आपके जीवन में लाना ही है। तो इस प्रकार से कुछ नियमों के साथ सबकॉन्शियस माइंड की प्रोग्रामिंग की जाती है। साथ में सबकॉन्शियस माइंडिंग ओपन जब होता है तब उसकी विशेष प्रोग्रामिंग होती है, और वो 3 ही टाइम में ओपन होता है। एक जब हम रात को सोने जाते हैं, दूसरा हम सुबह जल्दी जैसे ही उठते हैं, मतलब 6 बजे के पहले या 6 बजे तक, दोनों समय पे उठने के 5 मिनट तक और सोने के 5 मिनट पहले तक सबकॉन्शियस माइंड ओपन होता है। इसीलिए हमारे राजयोग में सिखाया जाता है कि सोते वक्त आपको मेडिटेशन करके सोना है, मोबाइल ऑफ कर सोना है। साथ में उठते ही हम सभी राजयोगी विशेष मेडिटेशन करते हैं, वरना आँख खुलते ही हम परमात्मा से अपने आप को कनेक्ट करते हैं। तीसरा जो समय है वो है जब हम मेडिटेशन में रहते हैं,
उस समय भी हमारी अल्फा स्टेज रहती है और डेल्टा स्टेज, अर्थात हल्की हल्की नींद, लेकिन हमें पता रहता है कि हम कौन से संकल्प चला रहे हैं, जो कि हम योग निद्रा में भी सीखते हैं। योग निद्रा आप में से सभी जानते होंगे, जो नहीं जानते उनके लिए हम प्रोवाइड कराएंगे वीडियो ग्रुप में। उस दौरान सबसे ज्यादा सबकॉन्शियस माइंड ओपन रहता है और उस समय जब हम जो भी संकल्प उसके अंदर डालते हैं उसकी सिद्धि होती है, अर्थात वो पूर्ण करता है, चाहे वो कोई बीमारी की हीलिंग हो या किसी भी चीज में अचीवमेंट्स, कोई सक्सेस हो या कुछ भी लाइफ में आपको पॉजिटिव रीति से प्राप्त करना हो। तो ये हमने कुछ सबकॉन्शियस माइंड को समझा। अब हम एनएलपी को थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं, समय की कमी के कारण ज्यादा नहीं, लेकिन डिटेल में नहीं, थोड़ा समझेंगे। एनएलपी का अर्थ है एन अर्थात न्यूरो, एल मतलब लैंग्वेज। लैंग्वेज में दो प्रकार की लैंग्वेज होती है, एक वो लैंग्वेज जो हम मुख से बोल रहे हैं और एक वो जो हमारी बॉडी की लैंग्वेज होती है। जैसे कई बार हम कुछ घटनाओं में रिएक्ट करते हैं, शब्द नहीं कह रहे, मुख से बोल नहीं रहे, लेकिन रिएक्ट करता है। और पी होता है प्रोग्रामिंग। तो जो भी हम लैंग्वेज के दौरान दोनों प्रकार से बार बार रिपीट कर रहे होते हैं अपनी लाइफ में। सपोज हमारी लाइफ में, जैसे एक उदाहरण के लिए, एक व्यक्ति कार चलाता है। अभी वो कार बार बार चला रहा है, कुछ समय तक उसे ध्यान देना पड़ता है, लेकिन कुछ समय के बाद उसके न्यूरॉन्स की प्रोग्रामिंग हो जाती है कार चलाने के लिए। न्यूरॉन्स ने उस भाषा को समझ लिया है। अब न्यूरॉन्स वैसा पैटर्न तैयार कर लेते हैं। अब कुछ समय बाद उसे कार चलाते वक्त ध्यान देने की आवश्यकता नहीं होती। वो किसी से भी बात करते वक्त या किसी भी तरह से कुछ विचार करते वक्त भी परफेक्ट कार चला लेता है, क्योंकि उसकी प्रोग्रामिंग हो चुकी है बार बार रिपीटेशन से। तो यही एनएलपी थेरेपी है। जब न्यूरॉन्स की जब हम प्रोग्रामिंग करते हैं बार बार एक ही थॉट को रिपीट कर मेडिटेशन के द्वारा, और इसमें कई टेक्निक्स होती हैं जो राजयोग में भी यूज होती हैं, तो हमारे न्यूरॉन्स में अपना एक पैटर्न होता है। माना टोटल 86 बिलियन न्यूरॉन्स हमारे ब्रेन में होते हैं और वो अपने अपने एक झुंड में होते हैं, पैटर्न में होते हैं, और उन्हीं का पैटर्न संकल्पों के द्वारा न्यूरो पाथवे बनाता है, न्यूरोप्लास्टिसिटी का निर्माण करता है, और संकल्प फिर हार्मोन्स को पहुंचते हैं, सेल्स को पहुंचते हैं और पूरी बॉडी कार्य करती है। माना इस प्रोग्रामिंग के द्वारा हम अपनी किसी भी प्रकार की बैड हैबिट्स को चेंज कर सकते हैं। जैसा कि हमने समझा कि राजयोग में हम 5 इंद्रियों पर काबू पा लेते हैं, अर्थात किसी भी प्रकार की गलत हैबिट्स को हम चेंज कर सकते हैं इसके द्वारा। तो ये एक प्रोग्रामिंग होती है जिसमें सबकॉन्शियस माइंड को प्रोग्राम किया जाता है। तो ये भी एक राजयोग की ही टेक्निक है। अब हम थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं 7 चक्रों को। सात चक्र हमारे परमात्मा के द्वारा जो हमें दी हुई 7 गुण है, 7 क्वालिटीज है, उनसे जुड़े हुए होते हैं। लेकिन इस समय हम सभी की बैटरी बिल्कुल खत्म हो चुकी है, माना 7 एनर्जी पॉइंट्स डिस्चार्ज हो चुके हैं, और उन एनर्जी पॉइंट्स की बैटरी को फुल करने के लिए हमें परमात्मा करंट की आवश्यकता होती है। जैसा कि हमने कल की क्लास में भी समझा कि परमात्मा ने ऑटोमेटिकली चार्जर्स लगाए हुए थे, क्योंकि हर आत्मा जीवित रह ही नहीं सकती अगर वो परमात्मा से कनेक्ट नहीं है। लेकिन तीनों चार्जर हमने खराब कर दिए हैं, इसलिए हमें चौथे चार्जर का, मैनुअल चार्जर का यूज करना पड़ता है, जो कि मेडिटेशन है। तो उसमें हम करंट लेते हैं और अपने 7 गुणों को, एनर्जी पॉइंट जो कि सोल के भीतर है, उन्हें जागृत करते हैं, और उन्हीं के जागरण से सोल की क्लींजिंग होने लगती है। उसके बाद हम उन्हीं 7 गुणों से, 7 क्वालिटीज से अपने 7 चक्रों की क्लींजिंग करते हैं, और उन 7 चक्रों में किस प्रकार से हमारा जीवन जुड़ा हुआ है, थोड़ा सा वो हम समझते हैं एक एक चक्र की डिटेल को समझकर।
आप पिक्चर्स में हर चक्र को देख सकते हैं। हमारी बॉडी में, सूक्ष्म शरीर में, एनर्जी की बॉडी में सबसे पहला चक्र होता है जिसे सहस्त्रार या क्राउन चक्र कहते हैं। इसका रंग वायलेट या चमकीला सिल्वर, क्योंकि हर चक्र को हम चमकीले सिल्वर या गोल्डन कलर से भी हील कर सकते हैं, क्योंकि वो परमात्मा की शक्तियों का कलर है। एक सफेद और एक गोल्डन रंग में सातों रंग समाये हुए होते हैं, अर्थात सातों गुणों की एनर्जी होती है। तो हम अपनी सुविधा के अनुसार उस प्रकार भी हीलिंग दे सकते हैं या फिर अलग अलग रंग से भी उसको हील कर सकते हैं चक्र के रंग के अनुसार। तो जिस प्रकार सूर्य की किरणों में और इंद्रधनुष में 7 रंग होते हैं, उसी सीक्वेंस में हमारे 7 चक्र होते हैं और उसी सीक्वेंस में परमात्मा की गोल्डन और पवित्रता की सिल्वर किरणों में 7 रंग होते हैं। तो जो हमारा पहला चक्र है वो है वायलेट रंग का चक्र, जो कि आप पिक्चर में देख रहे हैं सबसे ऊपर, जो हमारे मस्तक पे जहां बाल होते हैं या जहां हम कह सकते हैं चोटी होती है, क्योंकि ये सातों चक्र हमारे रीढ़ की हड्डी में होते हैं, सूक्ष्म शरीर में, और इनका प्रकाश आर पार होता है, अर्थात सामने की तरफ भी और पीछे की तरफ भी इनका प्रकाश होता है। रीढ़ की हड्डी में इन द सेंस फिजिकल बॉडी नहीं है, हम स्थान बता रहे हैं, लेकिन वो इनर बॉडी में होते हैं। तो पहला चक्र होता है वायलेट, तो इसे हम सिल्वर या गोल्डन रंग से भी हील कर सकते हैं परमात्मा शक्ति से। और इस चक्र से जो ग्रह जुड़ा होता है वो है सूर्य, और इसका जो क्वालिटीज होती है, गुण होता है, वो है आनंद, और तत्व होता है परम धाम का ईथर, गोल्ड। जैसे कि हमने कल समझा कि एक चमकीले प्रकाश जो यहाँ का ईथर होता है, स्थूल वतन और सूक्ष्म वतन का, वो सफेद चमकीले प्रकाश का होता है, लेकिन परम धाम, परमात्मा, निर्वाण धाम, जो हमने कल या परसों की क्लास में समझा, वहां का ईथर गोल्डन रंग का होता है। दोनों में डिफरेंस होता है, वो परमात्मा एनर्जी वाला ईथर होता है और ये तत्वों की एनर्जी वाला ईथर होता है, लेकिन दोनों ही ईथर परमात्मा शक्ति ही है। तो इसका जो तत्व होता है वो परम धाम का छठा तत्व ईथर, वो गोल्ड वाला ईथर होता है। और इससे जो बीमारियां, माना हर चक्र जब ब्लॉक होने लगता है, जैसा कि हमने समझा कि संचित कर्म जब उसकी लेयर्स के रूप में उस चक्र के ऊपर चढ़ जाते हैं, मतलब उसकी लेयर्स, ब्लैक एनर्जी चक्र की एनर्जी को ब्लॉक करने लगती है, जिससे उसकी रोशनी रुक जाती है और उसी से फिर जीवन में समस्या और बीमारी आती है। तो इस चक्र से जो जुड़ी हुई बीमारी है वो कोई भी सिंड्रोम, कैंसर, इसी चक्र से, मतलब कोई भी बड़ी बीमारी, कैंसर जैसी बीमारी या किसी भी प्रकार की लाइलाज बीमारी इसी चक्र के ब्लॉक होने से हमारे जीवन में या हमारी बॉडी में आती है। साथ में हर चक्र की अपनी कुछ क्वालिटीज भी है। ऊपर के 3 चक्र आध्यात्मिक ऊर्जा से जुड़े हैं और नीचे के 3 चक्र भौतिक जीवन से जुड़े हुए हैं, और बीच का जो हमारा चक्र होता है वो दोनों को बैलेंस करता है। राजयोग में परमात्मा हमें बताते हैं कि आप राजयोगी हो, लेकिन आप सन्यासी नहीं हो। आपने देखा होगा, जैसे कि हम खुद गृहस्थ में रहते हैं, परिवार में रहते हैं, इन लॉज के साथ रहते हैं, युगल के साथ, हस्बैंड के साथ रहते हैं, बच्चों के साथ रहते हैं, लेकिन राजयोग के लिए सन्यास धारण की जरूरत नहीं है। घर गृहस्थ में रहकर दोनों लाइफ को आप बैलेंस कर सकते हो। उसी को इस चक्र में दिखाया गया है, जो एक बैलेंस का चक्र है, अर्थात एक अच्छा राजयोगी एक अच्छा गृहस्थ का पालन भी कर सकता है, क्योंकि परमात्मा हमें सिखाते हैं कि अगर आप संन्यास लेते हो परमात्मा ज्ञान में चलने के लिए, तो जिन आत्माओं को, जहां आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कर्तव्य है, उनको आप छोड़ते हो, तो वहां से भी आपका पाप कर्म क्रिएट होता है, क्योंकि वो आपका हिस्सा है। इसलिए आपको दोनों ही चीजों को बैलेंस करके चलना होता है। और राजयोग में जो समर्पित भाई बहन रहते हैं, वो वही व्यक्ति रहते हैं जिनके पेरेंट्स या घर वाले स्व इच्छा से उन्हें सेंटर पे या हमारा जो हेडक्वार्टर है वहां पे सेवा के लिए भेजते हैं।
लेकिन कई राजयोगी अपने गृहस्थ जीवन का पालन कर कर सेवाएं भी करते हैं और अपने परिवार के कर्तव्य को भी निभाते हैं। तो ये बैलेंस हमें परमात्मा सिखाते हैं। तो जो बीच का चक्र है, ग्रीन चक्र जिसे हम समझेंगे, वो बैलेंस का चक्र है। जब हम इस प्रकार से लाइफ जीते हैं तभी वो चक्र सारे बैलेंस होते हैं, अर्थात सातों चक्र बैलेंस होते हैं। तो सबसे ऊपर का जो चक्र है उसकी जो शक्तियां हैं उसे हम थोड़ा समझेंगे। ये समस्त शक्तियों का केंद्र है और वैदिक साइंस में इस चक्र की 1000 पंखुड़ियां दिखाई गई है। कमल के समान ये महान योगी का प्रतीक है। इसलिए ज्ञान में कमल आसन पवित्र योगी आत्माओं की निशानी दिखाई गई है। आपने देखा होगा कि राजयोगी को कमल के ऊपर या जितने भी हमारे देवी देवता हैं, अर्थात वो पवित्र आत्माएं हैं, उन्हें कमल के ऊपर दिखाया गया है। माना कमल संपूर्ण पवित्रता का प्रतीक है, क्योंकि कमल कीचड़ में रहकर भी अपने ऊपर कीचड़ का प्रभाव नहीं पड़ने देता। माना संसार में रहकर, संसार को छोड़ना नहीं है, संसार में रहकर आपको परमात्मा ज्ञान को धारण करते हुए जीवन को प्योरिटी के साथ पवित्र बनाना है। जिसे हमारे पुराने जन्मों में गृहस्थ आश्रम, जन्मों में नहीं, पुराने जो ऋषि मुनि थे वो गृहस्थ आश्रम के रूप में मानते थे। तो उसी का उदाहरण कमल पुष्प है। तो ये चक्र जिनका जागृत होता है वे पवित्र योगी होते हैं, चाहे फिर वो गृहस्थ में हो। उसी को इसकी निशानी दिखाया गया है। मेडिटेशन में चेतना नीचे लास्ट चक्र के ऊपर उठकर इसी चक्र तक आती है। यही संपूर्ण अवस्था है। कुंडलिनी शक्ति जो लास्ट चक्र में रहती है, जब हम मेडिटेशन करते जाते हैं तो वो शक्ति हमारे इसी चक्र तक आती है और ये पावरफुल अवस्था है। मतलब ये सर्वोच्च योगी की अवस्था है। ये वो अवस्था है जब कोई भी योगी अपनी सटल बॉडी से कहीं भी ट्रैवल कर सकता है, किसी को भी अपने संकल्प के माध्यम से विचार पहुंचा सकता है। या फिर जो हमने ईथर को समझा था, जैसे निकोला टेस्ला, वो व्यक्ति इस तरह पावरफुल ब्रेन का हो जाता है कि वो अपने संकल्पों से कुछ भी कर सकता है, कुछ भी मतलब कुछ भी अचीव कर सकता है। इसीलिए कई लोग कहते हैं कि एक पावरफुल स्पिरिचुअल व्यक्ति एक वैज्ञानिक भी है और हर वैज्ञानिक अपने आप में एक स्पिरिचुअल व्यक्ति भी है। तो जिनका ये चक्र एक्टिव होता है वे अपने लक्ष्य को जान लेते हैं और उसी तरफ आगे बढ़ते हैं। मतलब वो ये जान लेते हैं कि मुझ आत्मा ने क्यों जन्म लिया है, मेरा लाइफ का पर्पस क्या है, और वे उसी लक्ष्य को समझते हुए आगे बढ़ते हैं। ये चक्र परमात्मा से जोड़े रखता है। चेतना परमात्मा से जुड़ जाती है, अर्थात मैं आत्मा इस चक्र के द्वारा उस सुप्रीम सोल से कनेक्ट हो जाती हूँ। ये चक्र परमात्मा कॉस्मिक पावर की एनर्जी का स्रोत है। इसी चक्र के द्वारा परमात्मा की एनर्जी पूरी बॉडी में फ्लो होती है। यहीं से हमारे विचारों के अनुसार एनर्जी आती है और पूरे शरीर में फैलती है। ये सुषुम्ना नाड़ी से जुड़ा होता है, जो नाड़ियां हमने पहले के चैप्टर में समझी। शरीर में स्थान हाइपोथैलेमस और एंडोक्राइन सिस्टम से जुड़ा हुआ होता है। ये चक्र हमारी फिजिकल बॉडी के हाइपोथैलेमस और एंडोक्राइन सिस्टम से जुड़ा होता है। उसके नीचे जो चक्र है वो डार्क ब्लू का थर्ड आई चक्र। पिट्यूटरी, पीनियल ग्रंथि और मस्तिष्क ब्रेन के नर्वस सिस्टम से जुड़ा हुआ होता है ये चक्र। इसे आज्ञा चक्र या थर्ड आई चक्र कहते हैं। इसका रंग गहरा नीला इंडिगो ब्लू होता है और इसका गुण ज्ञान होता है, अर्थात ये ज्ञान की एनर्जी से चार्ज होता है। और इसका तत्व ईथर, सफेद वाला ईथर जो इस ब्रह्मांड का ईथर है, परमधाम के बाद का ईथर। और इसका ग्रह होता है चंद्रमा और राहु केतु। जब हम इन चक्रों को हील करते हैं तो हमारे जीवन से ग्रहों के प्रभाव से भी हम मुक्त हो जाते हैं, क्योंकि हर चक्र की एनर्जी उस ग्रह को भी हील करती है जो इससे जुड़ा हुआ होता है, क्योंकि हर चक्र ब्रह्मांड से जुड़ा है और इससे बीमारी होती है। इस चक्र के ब्लॉक होने से ब्रेन के संबंधित कोई भी बीमारी, सिर दर्द, माइग्रेन, नर्वस सिस्टम, आंख, कान, नाक, दांत, मसूड़े संबंधित और सर्वाइकल
और किसी भी प्रकार का डिप्रेशन, उदासी, नेगेटिविटी, हर प्रकार की ब्रेन की बीमारी इसी चक्र के ब्लॉक होने से होती है। और ये चक्र आत्मा से जुड़ा होता है, अर्थात मुझ चेतना से जुड़ा होता है। अब इसकी कुछ अपनी पावर्स हैं। ये चक्र जब जागृत होता है तो व्यक्ति के अंदर जो पावर्स आते हैं उन्हें समझते हैं। इंट्यूशन पावर, टेलीपैथी पावर, माइंड रीडिंग पावर, कॉन्सेंट्रेशन पावर, एकाग्रता की शक्ति, इनर पीस, दृष्टिकोण, स्पष्ट होना, अर्थात वो स्पष्टवादी होता है, उन्हें सब कुछ क्लियर नजर आता है। जैसा कि हमने समझा था कि 4D से 3D से 5D में हम जब शिफ्ट करते हैं योग के द्वारा तो वो 4D वाली स्टेज होती है, अर्थात जो छुपा हुआ है वो भी दिखने लगता है। सेल्फ रियलाइजेशन, निर्णय शक्ति, डिसीजन पावर। और जब ये चक्र ब्लॉक होता है तो व्यक्ति को नींद नहीं आती, फिजिकल, मेंटल, स्पिरिचुअली, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स होती है, क्योंकि ये ब्रेन से जुड़ा हुआ होता है। अब इसके नीचे जो चक्र है वो है विशुद्धि चक्र, थॉट चक्र, जो कि थायराइड ग्रंथि और फेफड़े से जुड़ा हुआ होता है। इसका रंग है आसमानी नीला और गुण है शांति, और इसका तत्व है आकाश, स्काई, और ग्रह है शनि। और इससे बीमारियां जो जुड़ी होती हैं ब्लॉक होने पर वो है श्वास से जुड़ी बीमारी, टीबी, निमोनिया, दमा, थायराइड संबंधित स्वर यंत्र, अन्न नलिका, आहार नलिका, श्वसन नलिका से संबंधित कोई भी बीमारी इसी चक्र के ब्लॉक होने से होती है। और ब्लॉक होने पर विचारों पर कंट्रोल नहीं होता। हम में से कईयों ने अनुभव किया हुआ है कि हमारे कंटिन्यू थॉट चलते हैं और नेगेटिव भी चलते हैं। उसका कारण यही है कि ये चक्र आपका ब्लॉक है। और जब ये चक्र खुलता है तो यूनिवर्स का ज्ञान आपके अंदर प्रकट होने लगता है, मतलब स्वतः ही इस यूनिवर्स का ज्ञान टचिंग के द्वारा आपके अंदर प्रकट होने लगता है। आपकी वाणी लोगों को सुख देने लगती है और वाणी की सिद्धि प्राप्त होती है। अभी उसके नीचे जो हमारा चक्र है वो है अनाहत चक्र, हार्ट चक्र। ये चक्र हरे रंग का होता है और इसका गुण प्रेम होता है, लव की एनर्जी से ये चार्ज होता है। और तत्व होता है वायु, और ग्रह होता है शुक्र ग्रह। बीमारियां होती है इसके ब्लॉक होने से, हृदय संबंधित, हार्ट अटैक, हार्ट में छेद, धड़कन का बढ़ना, हाई बीपी, कोरोनरी डिसीज इसी के ब्लॉक होने से होती है। पीठ के ऊपरी भाग में दर्द, और जीवन में व्यक्ति अकेलापन महसूस करता है, अर्थात प्रेम की कमी, संबंधों में प्रॉब्लम्स इसी चक्र के ब्लॉक होने से होती है। और इमोशनल होते हैं, सेंसिटिव होते हैं, छोटी छोटी बातों से प्रभावित होने लगते हैं और इन्हें कोई भी बेवकूफ बना देता है, किसी से भी कन्विंस हो जाते हैं, मतलब खुद का दिमाग यूज नहीं करते हैं। चक्र जब ब्लॉक होता है और हमेशा दिमाग की सुनते हैं, दिल की नहीं सुनते हैं जब ये चक्र ब्लॉक होता है। और इसीलिए ये प्रकृति से दूर रहते हैं, क्योंकि हमें प्रकृति से भी एनर्जी मिलती है, लेकिन ऐसे व्यक्ति प्रकृति से दूर रहते हैं। और जिनका ये चक्र खुला होता है उनमें अनंत शक्ति और सांसारिक मोह ममता का त्याग हो जाता है, यूनिवर्सल लव हो जाता है। यहाँ सांसारिक मोह ममता का त्याग से अर्थ है कि वो व्यक्ति संपूर्ण यूनिवर्स से प्रेम करता है, मानो उसके लिए कोई पर्टिकुलर एक व्यक्ति नहीं होता है, क्योंकि ये स्पिरिचुअल रीच से जुड़ा हुआ होता है। इसलिए उसके हर संकल्प इस संपूर्ण संसार के कल्याण के लिए होते हैं, ना कि एक दो मनुष्य के लिए होते हैं। और व्यक्ति पूर्णतः आध्यात्मिक हो जाता है। उसके बाद है हमारा पीले रंग का सोलर प्लेक्सस, मणिपुर चक्र। इसका रंग होता है सुनहरा पीला और गुण होता है सुख, और तत्व होता है अग्नि, फायर, और ग्रह होता है गुरु ग्रह। और ये चक्र विल पावर से जुड़ा हुआ होता है।
धन से संबंधित होता है। अगर आपके जीवन में मनी प्रॉब्लम है तो आपका ये चक्र ब्लॉक है। अगर आपके विचारों में कमजोरी है, आपके अंदर विल पावर नहीं है, तो आपका ये चक्र ब्लॉक है। और इससे जो बीमारियां होती हैं वो है लीवर संबंधित, पाचन क्रिया संबंधित, गैस, एसिडिटी, डायबिटीज, हार्मोन्स इनबैलेंस। और इस चक्र के जागृत होने पर आपके अंदर विल पावर, आत्मिक शक्ति, धन, मान सम्मान अनुभव होने लगता है, भय खत्म हो जाता है, परिस्थितियों में व्यक्ति निर्भर रहते हैं और एक विराट ऊर्जा का अनुभव होता है। उसके बाद है हमारा सैक्रल चक्र, स्वादिष्टान चक्र, जिसका तत्व है जल, रंग है नारंगी और गुण है पवित्रता, प्यूरिटी। और ये बुध ग्रह से जुड़ा हुआ होता है और इससे बीमारियां होती हैं ब्लॉक होने पर, इन्फेक्शन, त्वचा रोग, किडनी प्रॉब्लम, रिप्रोडक्टिव अंग से संबंधित प्रॉब्लम, खून संबंधित प्रॉब्लम। और इसका प्रभाव संबंधों पर भी पड़ता है और ये नाभि के 3 इंच नीचे होता है। सोलर प्लेक्सस नाभि के 1 इंच ऊपर होता है और सैक्रल चक्र नाभि के 3 इंच नीचे होता है। और जिनका ये चक्र जागृत होता है वो क्रिएटिविटी में बहुत आगे जाते हैं। पैशन, धैर्यता, पॉजिटिविटी उनके अंदर कूट कूट कर भरी होती है। और जिनका ब्लॉक होता है वो नशे के भी आदी होते हैं, अर्थात इसी चक्र के ब्लॉक होने से व्यक्ति नशा करता है, उदास रहता है, काम विकार में अधिक जाता है, मतलब काम विकार के लस्ट के उन्हें संकल्प ज्यादा आते हैं, बहुत खाना खाता है, मतलब पेट भरने के बाद भी आत्मा तृप्त नहीं होती, ऐसी स्थिति होती है। और कोई भी अच्छा योगी बनने के लिए ये चक्र चार्ज होना बहुत जरूरी है, क्योंकि एक अच्छा योगी को इन सब बातों पे कंट्रोल होना चाहिए। तो इस चक्र की जागृति बहुत जरूरी है। और लास्ट जो हमारा चक्र है वो है रूढ़ चक्र, मूलाधार चक्र। और यह चक्र हमारी बॉडी की नींव है, क्योंकि यहीं पे हमारी कुंडलिनी शक्ति होती है, अर्थात आत्मा की बैटरी का पैरामीटर, जो कि इस समय पूरी तरह से डाउन होकर इस चक्र पे आ जाता है। और जैसे जैसे हम योग करते हैं तो आज्ञा चक्र तक पहुंचता है, बहुत धीमी गति से, डिपेंड करता है कि आपका योग कितना गहरा है। लेकिन ये वही स्थिति होती है जो हमारी सतयुग में होती है, मतलब देवी देवताओं वाली स्थिति, 100% चार्ज ब्रेन, जहाँ हर ब्रेन एक संकल्प से ही कार्य कर सकता है। बैठे बैठे आपने संकल्प लिया और कार्य हो गया, क्योंकि प्रकृति भी आपकी दासी होती है, माना प्रकृति भी आपके अनुसार चलती है। तो इस चक्र की जो गुण है वो है शक्ति, तत्व है पृथ्वी, रंग है लाल और ग्रह है मंगल। और इसकी जो बीमारियां हैं ब्लॉक होने पर, हड्डी मांस से संबंधित, कैल्शियम की कमी, जोड़ों में दर्द, सूजन, स्नायु में दर्द, बवासीर, रेमेटाइटिस, अर्थराइटिस, यूरिक एसिड बढ़ना, घुटना घिस जाना, ये सारे इसी चक्र के ब्लॉक होने से होते हैं। और साथ में विचारों में जो परिवर्तन होता है ब्लॉक होने पर, वो आत्महत्या के विचार इस चक्र के ब्लॉक होने से ही व्यक्ति को बार बार आते हैं। कॉन्फिडेंस की कमी होती है, कल की चिंताओं में रहता है, मतलब आने वाली कल की चिंताएं बहुत रहती हैं, और किसी पर भी वो ऐसा व्यक्ति ट्रस्ट नहीं करता है और उसका मूड बहुत जल्दी अप डाउन होता है, साथ में आलसी प्रवृत्ति का होता है। और ओपन होने से फिजिकल प्रोटेक्शन ज्यादा होगा, मतलब बहुत चुस्त और एक्टिव होगा, मन डिस्टर्ब रहना, एकाग्रता की कमी, एक संकल्प पर मन नहीं टिकना, ये भी इसी चक्र के ब्लॉक होने से होता है। लेकिन जब ये चक्र ओपन होता है तो व्यक्ति विराट शक्ति का अनुभव करता है। तो हमने सातों चक्रों को भी डिटेल में समझा। अभी हम 2 मिनट मेडिटेशन और करेंगे और फिर इस क्लास को खत्म करेंगे। आज एक शॉर्ट में मेडिटेशन इसी चक्र के अनुसार करेंगे हम, तो सभी एक्यूरेट अलर्ट होकर बैठ जाएंगे, रीढ़ की हड्डी को सीधा रखेंगे और 3 बार डीप ब्रीदिंग करेंगे, 3 बार गहरी सांस लेंगे, ताकि आपका कॉन्शियस मन शांत हो जाए, विचारों की गति शांत हो जाए, सब कॉन्शियस माइंड ओपन हो जाए। अपना सारा ध्यान
अपनी सांसों पर अनुभव करेंगे। धीरे धीरे विचार शांत हो रहे हैं और मैं चेतना धीरे धीरे कॉन्शियस माइंड धीमा हो रहा है और सब कॉन्शियस माइंड ओपन हो रहा है। अनुभव करेंगे सेंटर ऑफ द फॉरहेड, मैं एक चैतन्य शक्ति, पॉइंट ऑफ द लाइट कनेक्ट करें स्वयं को सुप्रीम सोल से। अपने सिर के ऊपर एक सूर्य के समान पावरफुल अपनी समस्त शक्तियों को बिखेरते हुए परमात्मा शिव को देखेंगे, डिवाइन लाइट को देखेंगे। उनसे गोल्डन रंग की किरणें आप सोल के अंदर समा रही है, प्रवाहित हो रही है। इन्हीं गोल्डन किरणों में सातों चक्रों की शक्तियां समाई हुई है, सातों क्वालिटीज, आत्मा में सोल 7 क्वालिटीज से भरपूर हो रही हूं। परमात्मा करंट से मेरी बैटरी चार्ज हो रही है और मुझसे निकल रही ये गोल्डन किरणें मेरी पूरी इनर बॉडी में फैल रही है। इनर बॉडी के हर चक्र को चार्ज कर रही है। हर चक्र के ऊपर जो भी संचित कर्म है वो डिलीट हो रहे हैं और चक्र अवेकन हो रहे हैं, अपनी पूर्ण ऊर्जा से जागृत हो रहे हैं और उनसे निकल रहा प्रकाश फिजिकल बॉडी में प्रवेश कर रहा है। गोल्डन प्रकाश फिजिकल बॉडी की हीलिंग कर रहा है। फिजिकल बॉडी, ब्रेन संपूर्ण रूप से स्वस्थ हो रहे हैं और धीरे धीरे ये प्रकाश फिजिकल बॉडी से बाहर निकल रहा है और मेरे चारों ओर एक शक्तिशाली आभा मंडल बन चुका है, प्रोटेक्शन शील्ड बन चुकी है, सुरक्षा कवच बन चुका है। संकल्प क्रिएट करेंगे, मैं सोल, मैं आत्मा, मेरी इनर बॉडी और मेरी फिजिकल बॉडी इस परमात्मा शक्तियों के पावरफुल प्रोटेक्शन शील्ड और के भीतर हर प्रकार की नेगेटिव ऊर्जा से संपूर्ण रूप से
सुरक्षित है, सुरक्षित है, सुरक्षित है। ओम शांति।